So let us continue our discussion on the topic of legislative relations. Today we will start with Article 246. Article 246 says that subject matter of the laws made by Parliament and the legislature of the states. It says that notwithstanding anything in the Clause 2 and Clause 3, the Parliament has exclusive power to make laws with respect to any matters enumerated in List 1 in the 7th schedule in the constitution as referred to as union list. मतलब 7th शेड्यूल की लिस्ट 1 में किसके पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉस फ्रेम करने की? पार्लियामेंट के पास. अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ. जो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट मेंशन्ड है उसके अंदर जो इंट्रीज हैं वो फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन है, पावर ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है. क्या है? fields of legislation. So be very particular regarding that. We will discuss some case laws on this topic. अब clause 2 पे आ जाते हैं. Clause 2 says, notwithstanding anything in clause 3, Parliament, and subject to clause 1, the legislature of any state also have the power to make laws with respect to any matters enumerated in list 3 in the 7th schedule, that is referred to as concurrent list. तो लिस्ट 3 में स्टेट और सेंटर को, उनके लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर इज़ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर इज स्टेट लेजिस्लेचर. तो उन दोनों के पास कॉन्करेंट लिस्ट में पावर है लॉस फ्रेम करने की. ठीक है. फिर हम आ जाते हैं क्लॉज 3 पे. क्लॉज 3 सेज सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2. अब देखिए क्लॉज 3 कैसे शुरू हो रहा है. क्लॉज 3 इज स्टार्टिंग by a declaration that it is subject to clause 1 of article 246 and clause 2 of article 246. ठीक है. While comparatively, if you look at clause 1 of article 246 and clause 2 of article 246, it starts with the clause of notwithstanding. तो जो notwithstanding के clauses होते हैं ये कहलाते हैं non obstante clause. ठीक है. जब ये mention करते हैं कि notwithstanding anything in clauses 2 and 3, या ऐसे शुरू होते हैं notwithstanding anything in this constitution या notwithstanding anything in this chapter, तो इसका मतलब है कि वो जो particular provision है, जो non obstante clause है, it is overriding a particular provision or a particular article or chapter as the case may be. तो non obstante clause को लेके ना बहुत ज़्यादा particular रहा करिए. ठीक है. वापस आ जाते हैं आर्टिकल 246 के क्लॉज 3 पे. इट सेज सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 इन द 7th शेड्यूल, जिसको स्टेट लिस्ट कहा जाता है. तो मतलब किसके पास लिस्ट 2 में एक्सक्लूसिव पावर है लॉस फ्लेम करने की? वो है स्टेट लेजिस्लेचर इटसेल्फ. स्टेट लिस्ट में जितनी भी एंट्रीज हैं, जो फील्ड्स हैं, उसको लेके जो लेजिस्लेटिव पावर है वो स्टेट को दी गई है. ठीक है. याद रखिएगा 7th शेड्यूल इज़ नॉट द पावर ऑफ लेजिस्लेशन, उसके अंदर फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेशन बताई गई हैं. ठीक है. पावर ऑफ लेजिस्लेशन हैज़ टू बी ट्रेस टू अ प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब आ जाते हैं क्लॉज 4 पे. क्लॉज 4 कहता है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया not included in a state, notwithstanding that such matter is enumerated in a state list. Basically ये clause आपको ये बता रहा है कि as far as union territory is concerned or any territory which is not a state, तो वहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के भी मैटर पे लेजिस्लेट कर सकती है. जैसा कि आप कॉमनली जानते हैं कि यूनियन टेरिटरीज के मैटर में जो मेन लेजिस्लेचर होता है प्राइमरली, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, जो प्राइमरली जो मेन लेजिस्लेचर होता है वो पार्लियामेंट होता है. इवन इन द केस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली यू विल फाइंड दैट certain crucial matters such as law and order and land and police are with the legislative dominion is still with the parliament. ठीक है. and it belongs to the jurisdiction of center. तो clause 4 primarily is talking about the union territories. ठीक है, उस सेंस में. बट इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू यूनियन टेरिटरीज.
And the reason for the constitutional framers to frame the article like this is simple. उनके हिसाब से कि मान लीजिए कोई ऐसी टेरिटरी है जो अक्वायर्ड है, जिसको अभी ना यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है ना स्टेट का दर्जा दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लेजिस्लेटिव पावर उस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ टेरिटरी को लेके होगी, जो इंडियन टेरिटरी है, वो पार्लियामेंट के पास रहेगी, ठीक है, स्टेट के पास नहीं रहेगी. तो स्टेट लिस्ट के मैटर जो फील्ड्स ऑफ लेजिस्लेशंस हैं उस पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेट कर सकता है. याद रखिएगा, जो लिस्ट 2 में एंट्रीज है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में, उसको लेके जुरिस्डिक्शन किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है. और लिस्ट 3 जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों के पास जुरिस्डिक्शन है. तो सिंपल आप समझ लीजिए अभी के लिए, ठीक है. अब आर्टिकल 246 ये को रीड कर लेते हैं. इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. It says, notwithstanding anything contained in Article 246 and Article 254, Parliament, and subject to Clause 2, the legislature of every state have the power to make laws with respect to the goods and services tax imposed by the union or by the state. तो किसके पास है power to make laws with respect to goods and service tax? Parliament, and subject to Clause 2, the legislature of the state as well. क्लॉज 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होगी जीएसटी को लेके व्हेन इट इज़ डीलिंग विद द टॉपिक ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, ठीक है. वहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है. अदरवाइज अगर हम उस एक्सक्लूसिव जोन को छोड़ दें जो कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स से रिलेट करता है, तो अदरवाइज पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट ऑल्सो हैज़ दैट पावर. फिर एक्सप्लेनेशन कहती है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल shall, in respect of goods and services tax referred to in clause 5 of article 279, take effect from the date recommended by goods and services tax council. आर्टिकल 279A में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में बात की गई है, ठीक है. वो सिंपली इसे इतना कहता है कि प्रेसिडेंट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट अ काउंसिल विच इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल. अब इस काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस ये मेंबर होते हैं. एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, वो भी मेंबर्स होते हैं. तो इन लोगों को मिला के जीएसटी काउंसिल बनती है, ठीक है. अब जीएसटी काउंसिल अपने आप में ही थ्रू वोटिंग चूज अमंग्स देमसेल्व्स वन ऑफ द मेंबर्स टू बी द वाइस चेयरमैन फॉर द काउंसिल, ठीक है. मतलब उसमें वोटिंग एक्सप्रेसली नहीं लिखा है, बट यूजुअली ऐसा होता है वॉइस वोट के ज़रिए या दूसरे अदर मेथड से दे कैन चूज़ अ वाइस चेयरपर्सन फॉर द काउंसिल. क्योंकि आर्टिकल 279A ने चेयरपर्सन ऑलरेडी चूज़ कर लिया है. वो विल बी द चेयरपर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. बी पर्टिकुलर रिगार्डिंग दीज थिंग्स, ठीक है. ये एग्जाम में पूछी जाती हैं. क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे तो यूजुअली आप प्रेसिडेंट को ज़्यादातर लाइमलाइट में पाएंगे. इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इज़ द चेयरपर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट रेयरली यू फाइंड अ मेंशन ऑफ मिनिस्टर बीइंग अ चेयरपर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है. तो ये उन कुछ आर्टिकल्स में से एक है. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस आर्टिकल, क्योंकि अभी जितने भी नए एग्जाम्स आ रहे हैं वो जरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के आर्टिकल पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है. सिर्फ बे टैक्स लेवल पे, उससे ज़्यादा नहीं. Clause 4 of Article 279A mentions that Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and States on the taxes and levies charged, ठीक है. क्या principles होने चाहिए for the apportionment of goods and services tax levied, interstate trade and commerce को लेके क्या principles होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हैं. क्या स्पेशल प्रोविजंस होंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल एक्सेट्रा, इनको लेके उसमें बात होती है. तो क्लॉज ए टू क्लॉज एच है 4 में. आपके लिए याद रखने वाला क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 279A में, एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इस आर्टिकल में जो डिसीजंस के लिए जो मेजॉरिटी कंस्ट्रू की गई है वो है 3/4, ठीक है. आप सीधे आर्टिकल 279A का क्लॉज 9 देखिए.
वो कहता है कि एवरी डिसीजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल बी टेकन एट द मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 of the weighted votes of the members present and voting in accordance with the following principle. अब इसमें इसको इस आर्टिकल को इस सब आर्टिकल को सब क्लॉज को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि द वोट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3. सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना वेटेज होगा? 1/3. एंड द वोट्स ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर शैल हैव अ वेटेज ऑफ 2/3. ठीक है, इस नंबर को लेके थोड़ा पर्टिकुलर रहिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है. दूसरी चीज़ कोरम को लेके क्लॉज 7 बताता है आर्टिकल 279A का कि कोरम कितना होगा. इट सेज दैट 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट कोरम एंड इट्स मीटिंग. ठीक है, रेयरली पूछा जाता है लेकिन पूछा जा सकता है. तो इन दोनों चीज़ों को लेके पर्टिकुलर रहिएगा. बाकी इनवैलिडिटी और डिफेक्ट क्योर करने के लिए क्लॉज 10 है. और बाकी सारी चीज़ें एक बेयर रीडिंग रिक्वायर करती है, उससे ज़्यादा नहीं. ठीक है, पर्टिकुलर आपको रहना है क्लॉज 9 को लेके, आपको ये जो क्लॉज 1 में जो पीरियड है उसको लेके, और इन पर्टिकुलर यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लॉज 2 और उसमें कि कौन चेयरपर्सन है. ठीक है, इन सारे आर्टिकल्स को लेके आपको पर्टिकुलर, इन सारे क्लॉजेस को लेके ऑफ आर्टिकल 279 आपको थोड़ा पर्टिकुलर रहना है. ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस पे. अब हम ज़रा बात कर लेते हैं उन प्रिंसिपल्स की विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट. ठीक है, पहला प्रिंसिपल प्लेनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर. अब ये बात का ध्यान रखिए कि इट इज़ एन एब्सोल्यूट पावर टू enact laws even if it is contrary to any guarantee given by the state, and it is subject to only the legislative competence and constitutional limitations. The parliamentary power of legislation is unrestricted as is held by the Supreme Court in state of West Bengal versus Union of India. ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में था? ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में था. ये जो जजमेंट था इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो बेसिकली plenary power of legislation belongs to the parliament. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का ध्यान रखना है. तो कोर्ट जब भी किसी एंट्री या किसी लेजिस्लेटिव प्रोविजन को, जो मतलब हमारा जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस का जो चैप्टर है उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है, तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखता है कि लिमिटेशंस नहीं रीड की जा सकती ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट अ पर्टिकुलर लॉ, जब तक कि वो हिट इस बात पे ना हो कि वो बियॉन्ड कॉम्पिटेंस है या इट इज़ वायलेटिंग अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई कहे कि लेजिस्लेचर ने ये पर्टिकुलर लॉ क्यों इनेक्ट किया, ये लॉ नहीं इनेक्ट करना चाहिए था, इसकी क्या ज़रूरत थी, या ये लेजिस्लेचर ने मेलाफाइडली ये लॉ इनेक्ट किया है, या ये कहे कि लेजिस्लेचर जो है इसने जो लॉ बनाया है इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग अब्यूज्ड. इन सारे ग्राउंड्स पे यू कैन नेवर चैलेंज अ लेजिस्लेटिव एक्ट. ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्ट को सिर्फ उसके कॉम्पिटेंस के ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल जो लिमिटेशंस हैं उनको एक्सीड कर लिया है. ठीक है, मान लीजिए पार्लियामेंट कैन नॉट एनैक्ट अ लॉ विच टेक्स अवे योर फंडामेंटल राइट. तो अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है तो क्या होगा? द कोर्ट विल इंटरवीन. ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ एनैक्ट करती है विच इज़ एक्सक्लूसिवली इन द स्टेट लिस्ट, और ना कोई इमरजेंसी है, ना राज्यसभा ने बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग पार्लियामेंट को नेशनल इंटरेस्ट में एम्पावर किया है टू लेजिस्लेट ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो भी लॉ इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, देखिए नेशनल इमरजेंसी के केसेस में और नेशनल इंटरेस्ट के केसेस में राज्यसभा एम्पावर कर सकती है पार्लियामेंट को नेशनल इंटरेस्ट के केसेस में और इमरजेंसी के केसेस में कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के मैटर में लेजिस्लेट कर ले. ठीक है, जो फील्ड्स हैं आपके 7 शेड्यूल की लिस्ट 2 में
उस मैटर्स पे वो लेजिस्लेट कर ले, बट नॉट अदरवाइज। मान लीजिए सब कुछ ठीक चल रहा है और उसके बाद भी पार्लियामेंट सोचे कि नहीं मुझे लिस्ट 2 के मैटर्स पे लेजिस्लेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टेट, तो दैट वुड बी बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। सिमिलरली अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है विच वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, देन अगेन इट इज़ बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए लेजिस्लेचर की एक्ट्स को उसकी कॉम्पिटेंसी के ग्राउंड पे डिफीट किया जा सकता है, पर जैसे एग्जीक्यूटिव के मैटर्स पे हम कई ग्राउंड्स का यूज़ करते हैं कि वो मैलाफाइड है, एग्जीक्यूटिव का डिसीजन मैलाफाइड है, आर्बिट्रेरी है, या इट इज़ केपेबल ऑफ अफ्यूज़ या नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें लेजिस्लेचर पे नहीं लगती हैं, ठीक है। बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। So the principle to interpret the entry in the list so as to make the legislative power of the parliament and state legislature plenary is that the entry should not be read in a narrow and restricted sense. अब क्योंकि कोर्ट्स का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, सो बाय कंस्ट्रक्शन वो लिस्ट भी इंटरप्रेट करेगा। तो कोर्ट्स इस प्लेनरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और प्रिंसिपल से इतनी सी बात करता है कि जो एंट्रीज हैं उसको नैरो या रिस्ट्रिक्टेड सेंस में ना पढ़ा जाए, उसका वाइड और लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाए, ठीक है। सो ईच जनरल वर्ड इन एन एंट्री शुड बी कंस्ट्रूड टू इंक्लूड ऑल द एक्सिलरी एंड सब्सिडरी मैटर्स विच कैन फेयरली एंड रीजनेबली सेट टू कॉम्प्रीहेंड इन द in that particular entry, ठीक है। So let me reiterate, the principle of plenary power of legislature simply mandates the court to interpret the entries in the list so as to make the legislative power of the parliament and state legislature that the entry should be read not in a narrow or restricted sense but in a wide and liberal sense, ठीक है। जिससे हर जनरल वर्ड जो एंट्री में ऑकर हो रहा है उसको ऐसे कंस्ट्रू किया जाए कि उसके एंसिलरी और सब्सिडरी मैटर्स भी उसी के अंदर समा जाएं, ठीक है। बिकॉज आप अगर एंट्रीज पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो जनरली वर्डेड हैं, तो उनको नैरो इंटरप्रेट करेंगे तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा उन एंट्रीज के रहने का, ठीक है। हर बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। अगर आप जानते हैं, अगर आपने आर्टिकल 368 पढ़ा हो तो 7 शेड्यूल को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या है कि पार्लियामेंट में 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ 50% कंसेंट भी चाहिए स्टेट की। तो कोर्ट्स के ऊपर ये मैंडेट है कि जनरल वर्ड्स को वो रिस्ट्रिक्टेड सेंस में ना पढ़े, लिबरल सेंस में पढ़े, वाइड इंटरप्रिटेशन करें उनका, और इस तरीके से किसी जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन करे कि उसके एक्सिलरी और सब्सिडरी मैटर्स उसी के अंदर कवर हो जाए, ठीक है। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स विच आई एम अबाउट टू टेल यू आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्लेनरी पावर। फर्स्ट, the power to make a law includes power to give effect to it prospectively as well as retroprospectively. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी समझने में मदद करेगा। अभी कई आप बार बार देखते हैं कि कई बार कोर्ट्स कह देते हैं कि ये लॉ स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर डिफेक्ट है या एक्सेट्रा। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, वो क्या करता है उस डिफेक्ट को क्योर कर देता है और फिर वही लॉ प्रॉपर फॉर्म में पास करता है। तो जो पास्ट एक्ट कमिट हुई हैं उनको क्योर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक वैलिडेटिंग एक्ट इनैक्ट करता है। तो ऐसा करना लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का पार्ट माना गया है, ठीक है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेनरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। उसमें यह है कि द पावर टू मेक अ लॉ इंक्लूड्स पावर टू गिव अफेक्ट टू इट आइदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली। मतलब चाहे तो हम फ्यूचर एक्ट्स के लिए वो इनेक्ट करें, चाहे तो हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको इनेक्ट करें। आप अक्सर देखेंगे जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं वो रेट्रोप्रोस्पेक्टिवली एक्ट करते हैं, प्रोसीजरल लॉज जनरली, और सब्सटेंसिव लॉ जनरली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स में आप अक्सर पाएंगे कि कई जो नए टैक्स अप्लाई किए जा रहे हैं वो कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी अप्लाई होते हैं, ठीक है। पर जनरली ये होता है
कि कोई भी सब्सटैंशियल लॉ जो है जो लाइबिलिटी इम्पोज करे वो प्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी जो प्रोसीजरल लॉ है उसका एक जनरल प्रिंसिपल ये होता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होता है, क्योंकि किसी के भी पास वेस्टेड राइट इन प्रोसीजर नहीं होता। आपके सब्सटैंटिव राइट्स तो होते हैं आपके पास, बट प्रोसीजरल राइट्स में आपको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। यू कैन से दैट माई सब्सटैंटिव राइट इज़ वेस्टेड इन नेचर, ठीक है, उसका एक वेस्टेड नेचर है। लेकिन प्रोसीजरल लॉज में किसी का भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। पार्लियामेंट जब चाहे प्रोसीजर को चेंज कर दे, एंड यू कैन नॉट से, अगर पार्लियामेंट ने सेविंग क्लॉज नहीं बनाया है तो आप बिना स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन के ये नहीं क्लेम कर सकते कि नहीं मेरे को वही प्रोसीजर चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब सीआरपीसी 1973 ने पुरानी वाली सीआरपीसी को रिपील कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बोले कि नहीं मुझे तो सीआरपीसी 1898 का प्रोसीजर चाहिए, मैं सीआरपीसी 1973 के हिसाब से नहीं चलना चाहता, तो ये आप नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप मान लीजिए सीआरपीसी 1971 में आप अपना कोई सूट वो सॉरी केस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं और फिर प्रोसीजर अमेंड हो गया 1973 में, तो पार्लियामेंट अक्सर मतलब इन ड्यू कोर्स एक क्लॉज बनाती है जो कहती है कि जो भी केसेस चल रहे थे सीआरपीसी के 1898 के उसके अंडर, तो वो वैसे ही काम करेंगे जैसे कि माना जाएगा कि वही प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट बनाए, पार्लियामेंट ये भी कह सकती है कि वो जो पुराना प्रोसीजर चल रहा था वो अब इस प्रोसीजर के हिसाब से चलेगा जो हमने सीआरपीसी 1973 में रखा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट चाहे तो पुराने केसेस के लिए जो पुराना प्रोसीजर है सेव कर ले, और अगर ना चाहे तो पुराने प्रोसीजर को रिप्लेस कर दे विद द न्यू प्रोसीजर। तो कोई भी कभी भी ये नहीं कह सकता कि ही हैज़ अ वेस्टेड राइट इन द प्रोसीजर, ठीक है। सब्सटैंशियल लॉ में यू हैव अ वेस्टेड राइट बट नॉट इन अ प्रोसीजर। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो अपील है इट इज़ बोथ सब्सटैंशिव एंड प्रोसीजरल इन नेचर। जो अपील का राइट है वो सब्सटैंशिव भी है और प्रोसीजरल भी है नेचर में। तो अगर मान लीजिए पुराने वाली एक्ट में आपको अपील अलाउड थी और नई वाली एक्ट में आपको अपील नहीं अलाउड है, तो क्योंकि उसमें सब्सटैंशियल राइट भी इन्वॉल्व है तो आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा, इवन दो इन द न्यू प्रोसीजरल कोड यू हैव नॉट बीन गिवन द राइट टू अपील, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द अपील इज बोथ स्टैट्यूटरी सब्सटैंशिव एंड प्रोसीजरल इन नेचर। तो चलिए पहला प्रिंसिपल मैं फिर रीइटरेट कर रहा हूँ, द पावर टू मेक अ लॉ इंक्लूड्स द पावर टू गिव अफेक्ट टू इट प्रोस्पेक्टिवली एज वेल एज रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है। दूसरा, the meaning of Validation Act is to remove the causes for ineffectiveness or invalidity of actions or proceedings which are validated by legislative measure. A validating law first upholds by finding the no sorry a validating law is upheld first by finding out whether the legislature possesses competence over the subject matter and whether by validation the legislature has removed the defects which courts have found in the previous law, ठीक है। नेचर ऑफ प्लेनरी पावर्स को समझने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और भी हैं प्रिंसिपल्स मैं भी बताऊंगा, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोर्ट्स का जो जजमेंट है ओवरटर्न कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता कॉमनली। कई बार कोर्ट्स जो होते हैं डिफेक्ट बताते हैं कि इस लेजिस्लेशन में ये डिफेक्ट है। एक लेटेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था कि लोग जो हैं उनका पोस्टर लग रहा था, वो वायलेंस अगर कमिट कर रहे थे तो उनका पोस्टर लग रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव एक्शन को स्टे कर दिया, मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव को ऐसा करने के लिए लॉ की ज़रूरत है, वो खुद के एक्शन में इस तरीके का काम नहीं कर सकता विदाउट देयर बीइंग अ स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर सच एन एक्शन। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया, पहले तो एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डिनेंस इनैक्ट किया, ऑर्डिनेंस के बाद वो एक्ट के फॉर्म में आया, और एक्ट के बाद जो पहले की जो घटनाएं हुई थी उनको वैलिडेट किया गया, और उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी गई कि यस कि अब वो नाम के साथ पोस्टर वोस्टर बता के नेम एंड शेम भी कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट का अगर आप जजमेंट पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कोर्ट गवर्नमेंट को बता रहा था कि देखिए
आपके जो एक्शन है इसमें ये डिफेक्ट है। तो जो लेजिस्लेचर ही जिस चीज़ के लिए आपको एम्पावर कर सकता है, वो आप अगर इस तरीके से करेंगे कि बिना उसकी बैकिंग के, तो दैट वुड नॉट बी इम्प्रॉपर, और हम ऐसे एक्शन को अपहेल्ड नहीं कर सकते। वैसे ही क्या होता है कभी कभी कि कभी कभी ऐसे लॉज बना दिए जाते हैं जिनके अंदर कुछ डिफेक्ट होता है, लेजिस्लेटिव डिफेक्ट होता है। अब कोर्ट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये जो आपने लॉ बनाया है ये इनवैलिड है अभी के लिए। मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा लॉ बनाता है जो पार्लियामेंट के लॉ से कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट लेनी पड़ती है ऐसे लॉ को वैलिडेट करने के लिए। अब मान लीजिए उनकी असेंट मिली नहीं, वो जो लॉ है जो स्टेट लेजिस्लेशन ने बनाया वो फोर्स में ला दिया गया। फोर्स में लाने के बाद क्या हुआ, उस पर एक्ट भी किया जा रहा है, अब वो लॉ हुआ चैलेंज। तब ऐसे में कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट ये बोलेगा कि देखिए क्योंकि आपने जो लॉ बनाया है इसको प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए और वो उनको मिली नहीं है, ठीक है, ये आपने अप्लाई किया वो रिजेक्ट हो गई। सो इफ़ यू एक्ट ऑन दिस लॉ तो अभी तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया तो ये वैसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो लेट अस सपोज हमारे एग्जांपल के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे लॉ को। तो रिजेक्ट करने के बाद फिर कोर्ट बोलेगा कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है इस मैटर पे, ठीक है। और मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर ने भेजा ही नहीं वो असेंट के लिए, और वैसे ही लॉ बनाया विच इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंट्री लॉ, और बोला ऐसा लॉ है जो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट फिर उसे स्टक डाउन कर देगा, कह देगा कि भाई आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है ऐसा लॉ बनाने का, यू नीड प्रेसिडेंट्स असेंट। तो मान लीजिए लेजिस्लेचर फिर वो लॉ बनाता है, पर इस बार क्या करता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को असेंट के लिए भेज देता है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को असेंट के लिए भेजने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट कर भी देते हैं, और साथ ही साथ उस लॉ में एक वैलिडेटिंग एक्ट है, ठीक है, उससे एनेक्स्ड है, या वैलिडेटिंग प्रोविजन है जो कहता है कि जो पास्ट जो लॉज थे उसके अंदर जो काम किया गया था उनको भी प्रोटेक्ट या सेव किया जाए। तो ऐसा करना अलाउड है, ठीक है। तो ऐसी एक्ट्स को वैलिडेशन एक्ट कहा जाता है, ठीक है, समझ रहे हो, टू वैलिडेट व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। तो वैलिडेटिंग लॉ को कैसे अपहोल्ड किया जाता है, पहला तरीका है कोर्ट ये पता करता है कि क्या लेजिस्लेचर इन क्वेश्चन पोजेसेस अ कॉम्पिटेंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ये पहला है। एंड वेदर बाय वैलिडेशन the legislature has removed the defects which the courts have found in the previous law, ये दूसरा है। तो पहला तो कोर्ट चेक करेगा कि कॉम्पिटेंस है या नहीं। फिर दूसरी चीज़ क्या चेक करता है कि जो डिफेक्ट्स जो कोर्ट ने पॉइंट आउट किए थे वो रिमूव हुए हैं या नहीं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था श्री पृथ्वी कॉटन मिल्स वर्सेस ब्रोच बोरोग म्यूनिसिपैलिटी में AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 192। तो इन बातों को लेके थोड़ा पर्टिकुलर रहिएगा। अब टैक्स को भी लेके एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो टैक्सिंग स्टैट्यूट है वो प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज की जा सकती हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये मत सोचिएगा कि टैक्स जो है सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हो सकता है और रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, जब भी ये वैलिडेशन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है कि व्हेन एन इम्प्यून्ड एक्ट, मतलब जो भी एक्ट जो चैलेंज की गई है वो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास की है और वो इस ग्राउंड पे इनवैलिड है कि स्टेट के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है उस टॉपिक को डील करने के लिए, इट डज नॉट हैव द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, तो पार्लियामेंट भी उसको वैलिडेट नहीं कर सकती है बाय पासिंग अ वैलिडेटिंग एक्ट, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए प्रिंसिपल समझना थोड़ा मुश्किल है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका बहुत आसान सा मतलब है। आर्टिकल 254 को देखिएगा, वो सिंपली से इतनी बात करता है कि प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, ठीक है, एक टॉपिक से डील करने के लिए कि मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट में कोई मैटर है एंड उसमें अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा लॉ बनाता है विच इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट्री लॉ, तो होगा इतना कि वो लॉ को प्रेसिडेंट की असेंट की ज़रूरत होगी इन ऑर्डर टू बी ऑपरेटिव, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट कर देते हैं तो वो ऑपरेटिव होगा उस स्टेट में, इवन दो इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंट्री लॉ। जालीकट्टू के केस में यही हुआ था, ठीक है। जालीकट्टू का जो फेस्टिवल था जो बैन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने,
सुप्रीम कोर्ट ने उसको इसी ग्राउंड पे बैन किया था कि इट इज़ इन कन्फ्लिक्ट विद द पार्लियामेंट्री लॉ। ठीक है, तो सेंटर से क्या हुआ था, सेंटर ने रिपील किया था वो नोटिफिकेशन जिसके अंदर जालीकट्टू का फेस्टिवल भी प्रोहिबिटेड फेस्टिवल्स में था। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने जब वो लॉ एनैक्ट किया था टू वैलिडेट जालीकट्टू, तो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा गया था। तो इसीलिए आई थिंक जस्टिस दीपक मिश्रा वाज हेडिंग दैट जजमेंट, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि टू वेट फॉर अ लिटिल वाइल बिकॉज अ वैलिडेटिंग एक्ट माइट बी पास्ड, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट उस टॉपिक पे मिल जाएगी। तो ये जो मैंने अभी प्रिंसिपल आपको बताया उसमें होता क्या है कि इस प्रिंसिपल में ये समझाने की कोशिश हो रही है कि लेट अस सपोज कि स्टेट ने कोई ऐसा लॉ पास किया जो यूनियन लिस्ट में, ठीक है, जो यूनियन लिस्ट में डील करता है, लेट अस सपोज आर्म्ड फोर्सेस से डील करता है। पार्लियामेंट क्या करती है, वो कहती है कि आप ऐसा करो, ये जो आर्म्ड फोर्सेस को लेके जो लॉ है ये तो आपने पास कर दिया, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट्स भी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन हम पार्लियामेंट हम ये करते हैं कि आपने ये जो एक्ट पास किया हम इसे वैलिड करार दे देते हैं, एक वैलिडेटिंग एक्ट पास कर देते हैं आपके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वैलिडेटिंग एक्ट पास कर देते हैं कि ये जो लॉ स्टेट लेजिस्लेचर ने इनैक्ट किया है ये वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि हम कह रहे हैं, हम मतलब पार्लियामेंट। तो यहाँ पे भी ये वैलिडेटिंग एक्ट काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो इसलिए नहीं काम करेगी क्योंकि कॉम्पिटेंस लैक करता है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, व्हाट इज इट लैकिंग? इट इज लैकिंग द कॉम्पिटेंस। कॉन्करेंट लिस्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, उनकी असेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब तक वो ना हो स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है वो काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन लिस्ट के किसी मैटर पे लेजिस्लेट करता है तो अगेन वहाँ पे कॉम्पिटेंस चली जाएगी। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंसेंट की तो कोई बात ही नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर उस पर काम कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई लॉ इनैक्ट किया आर्म फोर्सेस से डील करने के लिए तो होगा क्या? होगा बस इतना सा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और पार्लियामेंट भी ऐसे लॉ को नहीं सेव कर पाएगी बाय पासिंग अ वैलिडेटिंग एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें मैं बस इतना सा समझा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल बस इतनी सी बात करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया जो यूनियन लिस्ट में है या उसकी कॉम्पिटेंस के बाहर है, उसको कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, फिर पार्लियामेंट ने उस एक्ट को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई इसको वैलिडेट करने की कोशिश की। तो वहाँ पे भी वैलिडेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, याद रखिएगा, वैलिडेशन एक्ट तभी अपहेल्ड होती हैं जब पहली चीज़ कॉम्पिटेंस होनी चाहिए लेजिस्लेचर के पास। अगर कॉम्पिटेंस है तो फिर जिन डिफेक्ट की वजह से वो लॉ स्ट्रक डाउन हुआ है उन डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए जो नया लॉ आता है, जो वैलिडेशन लॉ होता है, तभी जाके वो अपहेल्ड होगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है और उसके बाद भी आपने वैलिडेटिंग एक्ट पास कर दी, क्योंकि पहले ही पॉइंट पे आप ध्वस्त हो जाएंगे। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इटसेल्फ इज लैकिंग। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि जब भी कोई एक्ट है विच इज़ चैलेंज्ड, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास की है और वो इस ग्राउंड पे इनवैलिड की जाती है कि वो लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के ही बियॉन्ड है, तो पार्लियामेंट भी ऐसी एक्ट को वैलिडेट नहीं कर सकती, क्योंकि such validation would amount to giving state legislature power over subjects which is outside the jurisdiction which is impermissible by the constitution. ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आ जाते हैं कि when the legislature cures the said infirmity and passes a validating law, it can make the said provision of earlier law effective from the date when it was passed. The retrospective application of the law will thereby remove the basis of earlier judicial decision, that is the decision based on earlier law, and it is not an encroachment on the judicial power. However, legislature cannot by bare declaration without anything more reverse or override a judicial decision. ठीक है,
बेसिकली होता ये है, कोर्ट्स ने एक्ट स्ट्राइक डाउन किए, ठीक, कोई पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ स्ट्राइक डाउन किया और ये समझाया कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है इसमें ये डिफेक्ट है, ये गलतियां हैं, या ड्यू टू समथिंग और दी अदर उसमें ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड नहीं की जा सकती। तो कोर्ट्स ने बताया वो एरर। तो जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का हो, ठीक है, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वो उस जजमेंट को पढ़ती है और देखती है कि ओके ये एरर्स थे हमारे। तो ऐसे में क्या होता है, अगर कॉम्पिटेंस है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ठीक है, या पार्लियामेंट के पास कॉम्पिटेंस है, तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं कि वो वैलिडेटिंग एक्ट एनैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जजमेंट पढ़ लिया। अब जजमेंट में ये बताया गया है कि क्या एरर्स थे, क्या गलतियां थी, क्या इन्फर्मिटीज़ थी। तो वैलिडेटिंग एक्ट में वो इन्फर्मिटीज़ क्योर कर दी जाती हैं। एक बार वो इन्फर्मिटीज़ क्योर कर दी गई, तब होता ये है कि जो नया लॉ है वो पुराने प्रोविज़न को भी ज़िंदा कर सकता है, समझ रहे, क्योंकि फिर वो इन्फर्मिटीज़ हट जाती हैं। सो वो पुराने प्रोविजंस को भी ज़िंदा कर सकता है और वो चाहे तो ये कहे कि ये जो नई एक्ट है, जो वैलिडेटिंग एक्ट है, विच इज़ क्योरिंग ऑल द इन्फर्मिटीज़, ये तब से प्रभाव में मानी जाएगी जब से वो ओरिजिनल एक्ट आई थी जो कि स्ट्रक डाउन थी, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा अगेन, कॉम्पिटेंस ज़रूर होनी चाहिए। वंस इट इज़ सेड दैट कॉम्पिटेंस इज़ देयर, तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ रिमूविंग द इन्फॉर्मिटी। अब इन्फॉर्मिटी का रिमूवल चाहे लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट का हो या पार्लियामेंट हो, वो ये डिसाइड कर सकती है कि चाहे मैं रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट से करूँ या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करूँ। जनरली वैलिडेटिंग एक्ट जो होती हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ऑपरेटिव होती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ, जब आप उन एक्ट्स को पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑपरेटिव फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। बहुत रेयरली मैंने पढ़ा है अपने एक्सपीरियंस में कि वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर हो। मोस्टली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एक्ट करती हैं, मतलब उस टाइम से जहाँ पे जो पुराना लेजिस्लेशन या जो कोई एक्ट थी या कोई प्रोविजन था जिसको स्ट्रक डाउन किया गया था, तो वो वहाँ से ऑपरेट करना शुरू करती हैं, जिससे पुरानी एक्ट्स को भी सेव किया जाए और जो नई एक्ट है जिसमें कोई इन्फॉर्मिटी थी नहीं उसको भी रिवाइव किया जाए। पर हाँ, इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मिटी ज़रूर रिमूव हो, ठीक है। इन्फॉर्मिटी जो कोर्ट ने पॉइंट आउट किया उसका रिमूवल बहुत ज़रूरी है। एक बार उनका रिमूवल हो गया तब तो कोर्ट्स भी इस वैलिडेटिंग एक्ट को अपहेल्ड कर देते हैं। तो इससे कभी भी इस चीज़ को मत कंफ्यूज कर लीजिएगा कि जो जुडिशियल डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकती है पार्लियामेंट। नहीं, यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्टूडेंट, ठीक है, आपकी जो नॉलेज है बाकियों से बेहतर होनी चाहिए। तो कभी भी कोई कहे कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू ओवरराइड द जुडिशियल डिसीजन, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए जुडिशियल पावर्स चाहिए जो कि पार्लियामेंट के पास नहीं है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन चेंज कर सकती है। लेट अस सपोज सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड अ पर्टिकुलर आर्टिकल इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आर्टिकल है इसका ये मतलब है। पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि उस आर्टिकल को अमेंड कर सकती है। अब उस आर्टिकल में जो बोला जा रहा है उसकी जगह नई बात बोली जा रही है, ठीक है। अ टोटली न्यू थिंग इज़ बीइंग सेड। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आर्टिकल में और को एंड पढ़ा था, ठीक है। अब और को एंड पढ़ा था और बोला था कि ये कंजक्टिवली पूरा आर्टिकल और इसके क्लॉजेस पढ़े जाएंगे। अब पार्लियामेंट एक एक्सप्लेनेशन लगा देती है थ्रू अमेंडमेंट और लिख देती है कि ये जो और है इट शैल बी रेड एज डिसजंक्टिव, ठीक है। सो वो अमेंड कर रही है लॉ को, वो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नहीं आ रही है। बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज हो जाता है, वो ऐसे चेंज हो जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो पुराने लॉ पे जो इंटरप्रिटेशन था अब वो लॉ बदल गया है, तो बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन चेंज हो गया। तो ऐसे में पार्लियामेंट ये ज़रूर कर सकती है कि जिस चीज़ पे, जिस आर्टिकल या लॉ पे इंटरप्रिटेशन बेस्ड है उस इंटरप्रिटेशन को ही खींच ले या चेंज कर ले। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गोलकनाथ के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर कहाँ से आती है, तो उन्होंने लोकेट किया था अमेंडिंग पावर ओरिजिनली आर्टिकल 248 में।
उन्होंने बोला था यही रेसिडुअल पावर है और यहीं के अंदर अमेंडिंग पावर आनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो आर्टिकल 368 है वो सिर्फ बात करता था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट की, वो ये नहीं कहता था पावर टू अमेंड, वो कहता था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए यहाँ पे तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट लिखा है, पावर टू अमेंडमेंट तो कहीं लिखा ही नहीं है आर्टिकल 368 में, तो इसका मतलब है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और है। तो उन्होंने लोकेट किया था कि आर्टिकल 248 में है वो, ठीक है, गोलकनाथ के जजमेंट में। उसके बाद पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट को इसी बात से तो दिक्कत थी कि आर्टिकल 368 में पावर टू अमेंड की बात की नहीं गई है, तो हमने आर्टिकल 368 को अमेंड करके पावर टू अमेंडमेंट लिख दिया। अब फिर दिखाए सुप्रीम कोर्ट कि देखिए आप कह रहे थे कि पावर टू अमेंड नहीं है, देखिए अब आ गई पावर टू अमेंड, है ना, क्योंकि हमने वहाँ पे लिख दिया। तो बेसिकली ये करना is within the jurisdiction of the parliament, because what the parliament is doing is removing the base of interpretation, it is not interfering with the judicial judgment, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट जो है जुडिशरी के जजमेंट को ओवरराइड कर दे। वो क्या करती है, वो बेस चेंज कर देती है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता ये, ठीक है, या कहाँ कहाँ पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में कह दिया कि इनैक्टिंग अ पर्टिकुलर लॉ इज़ बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, कि पार्लियामेंट ऐसा लॉ इनैक्ट कर ही नहीं सकती। तो अगर उस पॉइंट, इस जजमेंट के पॉइंट पे मान लीजिए पार्लियामेंट कोई लेजिस्लेशन पास करे जिसको कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि पर्टिकुलर लेजिस्लेशन इज़ बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो चाहे पार्लियामेंट जितने भी नए आर्टिकल्स ऐड कर दे या बोले कि इट इज़ विद इन माई कॉम्पिटेंस या विद इन माई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, इट वुडेंट अफेक्ट द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट फिर उसे नलीफाई कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक बार कोर्ट ने ये बोल दिया कि इट इज़ बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस, तो इट इज़ बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, यूजुअली बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई की जाती है, पर एक न्यू ट्रेंड अब आ रहा है, इमर्ज हो रहा है कि स्टैट्यूटरी लॉ जो है वो भी अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट बाय ट्रेसिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर इन आर्टिकल 14, 19 और 21 एज द केस में भी, वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एनेक्टमेंट को स्ट्रक डाउन करवा देते हैं, ठीक है। जैसे जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए कोई लॉ आए स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल, वो कहता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसे लॉ को स्ट्रक डाउन कर देगा, बोल देगा जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए पार्लियामेंट फिर से एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे या वो नया लॉ लाए जिसमें लिखा हो कि नहीं, द पार्लियामेंट हैज़ द कॉम्पिटेंस टू प्रोहिबिट जुडिशियल रिव्यू अंडर ऑल स्फीयर्स। अगेन क्योंकि ऐसा लॉ बनाना उसकी कॉम्पिटेंस के ही बाहर है, तो ऐसा लॉ कभी भी बनाया जा ही नहीं सकता, ठीक है। इन सारी बातों को लेके बहुत ध्यान में रखिएगा। मैं इसका आपको बाद में बहुत सारे इलस्ट्रेशन दूंगा जब मैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझा रहा हूँगा। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है सतलज यमुना कैनल का, उसमें क्या हुआ था, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो रेफरेंस है वो अमान्य है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस रेजोल्यूशन का क्या किया, टोटली उसे क्या कहते हैं स्ट्रक डाउन कर दिया। फिर एक एक्ट बनाई गई, एक्ट को भी स्ट्रक डाउन कर दिया। सिमिलरली मुल्लेपुर डैम केस में क्या हुआ था, कर्नाटका लेजिस्लेचर ने, आई थिंक इट वॉज कर्नाटका लेजिस्लेचर, पर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुल्लेपुर डैम केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने वाटर की लिमिट सेट की थी, लेजिस्लेचर ने उसकी लिमिट बढ़ा दी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूंकि ये जो ऑर्डर था किसी लेजिस्लेटिव लॉ पे नहीं बेस्ड था, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन लेजिस्लेटिव लॉ और इट वाज नॉट बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट द लेजिस्लेचर ट्राइड टू डू इज ओवरराइड अ जुडिशियल डिसीजन एंड दैट इज़ इम्परमिसिबल, और उन्होंने वो जो नया लॉ आया था वो स्ट्रक डाउन कर दिया। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस के केस थे, एंड आयरॉनिकली जिन्होंने वो ऑर्डिनेंस पास किया था और उसके बाद में एक्ट पे साइन किया था, ही वॉज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या नाम था उनका, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम,
but he was a former Chief Justice of India, and what he did was, when he was a governor, he signed the act which sought to override a judicial decision of the Supreme Court. Supreme Court ने क्या किया? It struck it down. क्यों? रीज़न सिंपल था. रीज़न सिंपल सिर्फ इतना सा था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो बाय बेयर डिक्लेरेशन कैन नॉट ओवर राइड अ जुडिशल डिसीजन. वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि बेस ऑफ इंटरप्रटेशन चेंज कर दें. जैसे मान लीजिए कोर्ट है, कोर्ट बोले कि क्योंकि इस आर्टिकल में ऐसी लाइन लिखी है या इस लॉ में ऐसा पर्टिकुलर प्रोविज़न है, इस वजह से हमें ये ऑर्डर पास करना पड़ रहा है कि ये जो फला एक्ट है ये होगी या नहीं होगी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो. अब मान लीजिए जो स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसको वो लॉ मतलब वो जजमेंट अच्छा नहीं लगता है, उनको लगता है इस जजमेंट की वजह से इनजस्टिस ज़्यादा होगा, तो वो क्या कर सकती है? उस लॉ को अमेंड कर दे. अब उस लॉ को अमेंड करने के बाद होगा क्या? क्योंकि बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन रिमूव हो गया है, तो इफेक्ट ये हो सकता है कि जो कोर्ट का डिसीजन है वो अब ऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन अर्लियर लॉ पे बेस्ड था, है ना. तो दिस इज विद इन द कॉम्पिटेंस. बट एक बार कोर्ट ने ये बोल दिया कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स ने जस्ट बाय अ बेयर डिक्लेरेशन सॉट टू ओवरराइड अ जुडिशियल डिसीजन, मान लीजिए ऐसा बोल दें, ऐसी एक नई एक्ट पास कर दें इन कन्फ्लिक्ट विद द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग इन द पर्टिकुलर जजमेंट का नाम मेंशन करें कि नॉट विस्टैंडिंग इन दैट जजमेंट और नॉट विस्टैंडिंग एनी कोर्ट ऑर्डर और डिक्रीट ऑफ द कॉन्ट्ररी, हम जो पर्टिकुलर एक्ट करने जा रहे हैं विच हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट, वी विल डू इट नॉट विस्टैंडिंग द कोर्ट ऑर्डर. ऐसी एक्ट को स्ट्रक डाउन किया जाएगा सीधे. क्यों? बिकॉज इट इज़ ट्राइंग टू ओवरराइड अ जुडिशियल डिसीजन. इट इज़ नॉट रिमूविंग द बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन, इट इज़ ट्राइंग टू ओवरराइड अ जुडिशियल डिसीजन. इसका एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका. आई थिंक ये सबसे पहला एग्जाम्पल होगा जो मैं बताने वाला हूँ इन द इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. ये था इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 में, जो AIR में रिपोर्ट हुआ था. इसमें क्या हुआ था कि जब 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज हुआ था, उसमें बेसिकली व्हेन द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वाज क्वाश्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कोशिश ये की गई थी कि ये बोला गया था कि जो लॉ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, स्पीकर है और कुछ और हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, उनका जो इलेक्शन और जो अपॉइंटमेंट है, उनका जो चैलेंज होगा वो कोर्ट्स के थ्रू नहीं हो सकता, वो होगा चैलेंज बाय सच प्रोसीजर एज द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब. ठीक है, ये बेसिकली लाइन लिखी थी. तो इफेक्ट इसका ये था कि कोई प्रोसीजर तो है नहीं इन रियलिटी. 39th अमेंडमेंट कह रहा है कि भाई कोर्ट्स नहीं इंक्वायर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लॉ मिनिस्टर एटसेट्रा एंड अदर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का जो पोस्ट है उसको लेके वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, ना उस पर डिसीजन देंगे, ना जजमेंट देंगे, ना उसके किसी ऑर्डर का, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपनी सीट बचाना चाह रही थी. तो 39th अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था. क्यों? बिकॉज इट सॉट टू ओवरराइड अ जुडिशियल डिसीजन. और बेसिकली एक इफेक्ट भी समझिए, क्योंकि उन्होंने लिख दिया था कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को सिर्फ पार्लियामेंट के प्रोसीजर से मूव किया जा सकता है और कोई प्रोसीजर है ही नहीं. तो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर वाज इरिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस, द स्पीकर वाज इरिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस, क्योंकि क्या प्रोसीजर था, कैसे वैलिडेट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ था ही नहीं उसमें. तो ऐसे में ये जो फंक्शनरीज थे, दे वर वर्चुअली अबव द लॉ अकॉर्डिंग टू देम. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट उड़ा दिया, विच जो ऐसी बातें कर रहा था, विच कंसर्न इट सेल्फ विद प्राइम मिनिस्टर सिलेक्शन एक्सेट्रा. से उन्होंने बोल दिया कि ऐसा जो लॉ है, ये 39th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ट्राइंग टू ओवरराइड अ जुडिशियल डिसीजन. तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं जो हुए हैं पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, जहाँ पे लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ने बड़े ही ओवर्टली जुडिशियल डिसीजन को ओवरराइड करने की कोशिश की है. पर एंड में क्या हुआ है? एंड में यही हुआ है कि वो स्ट्रक डाउन हुए हैं. तो आप एज अ
यू नो स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि आपकी नज़रें जब भी किसी न्यूज़ पे आती हैं कि पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ लॉ टू ओवरटर्न अ जुडिशियल डिसीजन, तो आपका काम है ये समझना कि क्या ये वैलिडेटिंग एक्ट है, क्या लेजिस्लेचर के पास कॉम्पिटेंस थी और पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर एज द केस में भी मेरली डिफेक्ट रिमूव कर रहा है, या वो ऐसा लॉ बना रहा है जिसकी उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी, या वो जुडिशियल डिसीजन को ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग द बेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो ऐसी सिचुएशन में वेयर देर इज़ अ लैक ऑफ कॉम्पिटेंस और where the legislature is trying to override a judicial decision without changing the base of interpretation, there what will happen? The act in question would be struck down. ठीक है, इन बातों को लेके आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है, क्योंकि आप बाकियों की तरह बात नहीं कर सकते हैं कि अरे शायराबानो कह रहा हूँ, शाहवानों के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको ओवरटर्न करने के लिए एक नया लॉ लाया गया, ठीक है, इस तरीके की बातें आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आगे की भी बात करनी है। आपको कहना है कि डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने वही पोजीशन रिवर्स कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई मुस्लिम वुमेन को मेंटेनेंस के लिए जितनी भी मेंटेनेंस देनी होगी वो आप इद्दत पीरियड में दे दीजिए, जो कि उसकी लाइफ भर के लिए सफाइस करे, और अगर आपने इद्दत पीरियड के अंडर उतनी मेंटेनेंस नहीं दी तो 125 CRPC आप पे एप्लीकेबल होगा। उन्होंने बेसिकली शाहवाना वाली पोजीशन ही रिस्टोर कर दी थी। तो आपको एज ए जुडिशियल एस्पेरेंट ज़्यादा जानना होगा कॉमन पीपल से। आपको इस बात पे भी ध्यान रखना होगा कि वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर लॉ और अ पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव एक्शन, तो आपको अपनी समझ दिखानी है कि मुझे ये समझ में आ रहा है दैट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर इज ओनली रिमूविंग इट्स इन्फॉर्मिटी। देखिए, जहाँ पे ये बात है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हैव कॉम्पिटेंस एंड इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ रिमूवल ऑफ इन्फॉर्मिटी, तब तो पार्लियामेंट वो काम कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इन क्वेश्चन वो काम कर सकता है, एंड इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जिसमें वो इन्फॉर्मिटी रिमूव कर देंगे। लेकिन जहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि उनके पास कॉम्पिटेंस ही नहीं है, या वो जुडिशियल डिसीजन को डायरेक्टली ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये नहीं चल सकता। ठीक है, वहाँ पे ऐसा लॉ या ऐसी एक्ट वुड नॉट सर्वाइव द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, actually now in order to just wrap up this, let me just tell you one more judgment, that is IN Saxena versus State of Madhya Pradesh, AIR 1976, Supreme Court page number 2250. The Supreme Court said that the legislature cannot enact a legislation which overrules the decision of the court and not change the existing law retrospectively. Thus, the legislature has no power to enact a provision the effect of which is to overrule an individual decision and affect the right and liability of the parties to the decision. Such legislative act amounts to encroachment on the power of judiciary and would accordingly be struck down. ठीक है? Now tomorrow we will deal with some more lectures. Some more lectures कह रहा हूँ, with some more case laws which relates to principle of interpretation एंड अदर अलाइड मैटर्स, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसको ना थोड़ा आराम से लेना है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी है। इसमें ना समझ में आए कुछ, जैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि वैलिडेशन एक्ट क्या है या ये कोर्ट का डिसीजन कैसे ओवरराइड करता है, आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दे के समझा दूंगा, क्योंकि लेक्चर में मुझे थोड़ा क्या कहते हैं बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा करेक्ट रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको यहीं पे समझ में आ गया देन हैट्स ऑफ टू यू, योर मेंटल एक्यूमेन इज एक्सट्रीमली गुड। लेकिन अगर नहीं समझ में आया, इवन दैट इज़ फाइन, यू कैन आस्क मी। ठीक है, आपको सिंपल एवरीडे लाइफ का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।